नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकारी स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए इस क्लास में हम बात करने वाले हैं एमएससी सीएस थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत जितने भी सब्जेक्ट है उन सभी सब्जेक्ट के अंतर्गत जो भी आईएमपी क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, उन सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम जो है सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, इसमें सिर्फ आईएमपी क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। सॉल्यूशन के लिए हम आगे अगर वीडियो आई तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा और इसकी जो पीडीएफ है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, तो वो पूरे कंप्लीट जो क्वेश्चन है उनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो यहाँ देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट मतलब जितने भी सब्जेक्ट है उन सभी सब्जेक्ट के अंतर्गत आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। यहाँ आप देखेंगे तो आपको टोटल मिलाकर 5 सब्जेक्ट मिलते हैं। तो जो 5 सब्जेक्ट है 5 सब्जेक्ट के अंतर्गत हम देखेंगे कुछ ऑप्शन भी देखने को मिल जाते हैं आपको। ऑप्शन बोले तो जैसे मान लीजिए वेब टेक्नोलॉजी है तो ये तो कंपलसरी सब्जेक्ट है, परंतु इसके अलावा जो 4th नंबर का सब्जेक्ट या 5th वाला जो सब्जेक्ट है उसमें आपको ऑप्शन भी मिल जाएंगे। तो उन ऑप्शन वाले जो सब्जेक्ट है उनके भी आईएमपी क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ देखिए हर एक सब्जेक्ट के अंतर्गत आपको टोटल 5 यूनिट मिल जाती। कितनी यूनिट मिल जाती? टोटल 5। उन 5 यूनिट में हर एक यूनिट की अगर बात करें तो हर एक यूनिट के अंतर्गत आपको कुछ जो है मैं 5 आईएमपी क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। उन 5 आईएमपी क्वेश्चन के अंतर्गत देखें तो 2 आपके क्वेश्चन मेन एग्जाम में आने वाले हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहली यूनिट एमएससी सीएस थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत जो पहला सब्जेक्ट है जिसके अंतर्गत देखने को मिलेगा वेब टेक्नोलॉजी। ठीक है, वेब टेक्नोलॉजी के अंतर्गत यूनिट नंबर फर्स्ट के अंतर्गत इंट्रोडक्शन टू वेब डिज़ाइन, डिज़ाइनिंग एंड वेब जो वेबसाइट है वेबसाइट प्लानिंग के अंतर्गत आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखिए यहाँ सबसे पहले देखें तो आपको मिल जाता है डब्ल्यू क्या है, इंटरनेट, डब्ल्यू में क्या अंतर है समझाइए। ठीक है, तो दूसरा जो क्वेश्चन है आपको देखने को मिल जाएगा वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर के बीच में रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के फ्लो को समझाइए। यानी कि सिंपल बोले तो आपको जो है HTTPS जो प्रोसेस होती है उसके बारे में समझाना है। उसके बाद है फ्री होस्टिंग और पेड होस्टिंग में क्या अंतर है, इन दोनों में आपको अंतर बताना है। वेब 2.0 की विशेषताएं समझाइए और इफेक्टिव वेब डिज़ाइन के सिद्धांत को समझाइए। इसके अलावा देखोगे तो आपको मिलेगा यूज़र सेंट्रिक डिज़ाइन और साइट मैप प्लानिंग क्या है, ये क्वेश्चन मिल जाता है। नेक्स्ट मिल जाता है आपको होस्टिंग इशू जैसे कि सी पैनल है और जो FTP है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सी पैनल मतलब कंट्रोल पैनल, इन दोनों को आपको समझाना है। इसके साथ नेक्स्ट यूनिट मिल जाती है आपको वेब डेवलपमेंट विद HTML एंड CSS। तो इसमें पहला क्वेश्चन मिल जाता है HTML डॉक्यूमेंट की बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि जो मूल संरचना है उसको समझाइए। फिर मेटा टैग क्या होता है, मेटा टैग के अलावा आपका SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में इनका क्या महत्व है। ठीक है, इसके अलावा HTML में विभिन्न प्रकार की लिस्ट और जो टेबल है उसको समझाना एग्जाम्पल के अनुसार। उसके बाद है HTML में फ्रेम है, फ्रेम सेट है, ये क्या है इसको उदाहरण से ही समझाना है। CSS की बेसिक जो सिंटैक्स होती है वेब डिज़ाइन में इसकी आवश्यकता क्या होती है वो आपको समझाना है। नेक्स्ट देखोगे तो आपको CSS का उपयोग करके टेक्स्ट और बैकग्राउंड को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है ये आपको बताना है। फिर थर्ड यूनिट के अंतर्गत मिल जाता है आपको टेक्नोलॉजीज़ फॉर वेब एप्लीकेशंस जैसे कि जावास्क्रिप्ट है, XML है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो इसमें पहला क्वेश्चन मिल जाता है जावास्क्रिप्ट का उपयोग करके क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग को उदाहरण से ही समझाना है। इसके बाद है जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और वेब डेवलपमेंट में इनका क्या उपयोग है, कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें समझाना है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जिसे DOM बोला जाता है और वेब एप्लीकेशन में इसका क्या महत्व है, मतलब DOM क्या है और वेब एप्लीकेशन में इनका क्या महत्व है। नेक्स्ट है XML क्या है, HTML के मुकाबले इसके क्या फ़ायदे हैं। मतलब यहाँ अगर बात करें तो HTML आपका स्टैटिक है, मतलब प्री डिफाइन इसमें क्या रहते हैं, टैग होते हैं। पर XML जो होता है यूज़र डिफाइन, इसमें अपनी आवश्यकता अनुसार यूज़र क्या कर सकता है, टैग को डिफाइन कर सकता है। XML को XSL और XSLT की मदद से कैसे ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है ये आपको समझाना है। फिर उसके बाद वेब पर्सनलाइजेशन और सेमेंटिक वेब की अवधारणाओं को यहाँ पर समझाना है। नेक्स्ट है 4th यूनिट देखने को मिल जाती है वेब डिज़ाइन विद PHP। तो PHP का थोड़ा सा पोर्शन मिल जाता है वेब टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, जिसमें पहला क्वेश्चन मिल जाता है PHP की मूल सिंटैक्स यानी कि बेसिक सिंटैक्स को समझाइए और HTML के साथ इसके इंटीग्रेशन को कैसे किया जाता है, मतलब HTML के साथ इसका जो गठबंधन यानी कि इंटीग्रेशन या जुड़ाव कैसे किया जा सकता है। इफ एल्स का उपयोग करके जो कंट्रोल स्टेटमेंट है उसके साथ में डिसीजन मेकिंग प्रदर्शित करने के लिए PHP में एक प्रोग्राम लिखना है, जैसे एज वाला लिख सकते हैं, परसेंटेज वाला लिख सकते हैं। PHP एरे और फंक्शन को उदाहरण से समझाना है। कुकीज़ और सेशन क्या है, PHP में इनका क्या महत्व है या क्या उपयोग है वो आपको समझाना है। उसके बाद है PHP में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोले तो OOPS के सिद्धांत को समझाना है।
पीएचपी का उपयोग करके स्ट्रिंग फॉर्म जो है प्रोसेसिंग और ब्राउज़र डिटेक्शन कैसे किया जा सकता है, ये आपको मिल जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लास्ट बची इस सब्जेक्ट के अंतर्गत फिफ्थ यूनिट, तो फिफ्थ यूनिट में मिल जाता है डेटाबेस जो है ड्रिवन वेबसाइट विद पीएचपी एंड एसईओ। तो इसमें माई एसक्यूएल भी मिलेगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और पीएचपी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। पहला क्वेश्चन, माई एसक्यूएल डेटाबेस इंटरेक्शन के लिए पीएचपी के बेसिक कमांड्स को समझाना है। पीएचपी को माई एसक्यूएल सर्वर से कैसे जोड़ा जाता है और डेटाबेस कैसे बनाया जाता है, ये आपको समझाना है। पीएचपी में टेबल ऑपरेशन जैसे क्रिएट है, इसके अलावा इंसर्ट है, उसके बाद आप देखोगे तो अल्टर है और डिलीट है, ये सारी चीज़ें कैसे की जा सकती है। पीएचपी माई एडमिन जो कंट्रोल पैनल होता है पीएचपी माई एडमिन के अंतर्गत, इसमें क्यूरीज क्या है, डेटाबेस बग को कैसे हैंडल किया जाता है। नेक्स्ट है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, बोले तो एसईओ क्या है, इसका प्रोसेस समझाइए। विभिन्न प्रकार के सर्च इंजन्स और उनकी कार्यप्रणाली को समझाना है। तो ये टोटल हो जाते हैं आपके जो आपका वेब टेक्नोलॉजी उसके अंतर्गत आईएमपी क्वेश्चन है, जो हर एक यूनिट में लगभग 5 से 6 क्वेश्चन मैंने आपको बताया हूँ। इनको आप अगर अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपके किसी भी प्रकार के क्वेश्चन का आंसर आप नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाता है आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट का, जिसके अंतर्गत मिलता है एमएससी CS 2, बोले तो सेकंड सब्जेक्ट, जिसमें मिलता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसमें भी टोटल 5 यूनिट, 5 यूनिट में पहली यूनिट मिलेगी इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर एंड प्रोसेस मॉडल। तो इसमें पहला क्वेश्चन मिल जाता है, सॉफ्टवेयर को परिभाषित कीजिए, इसके लक्षण और इसके जो एलिमेंट है, घटक है या कंपोनेंट्स को समझाना है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को लेयर टेक्नोलॉजी के रूप में समझाइए, जैसे वाटरफॉल मॉडल देख सकते हैं आप, या HDLC। जैसे HDLC की बात करें तो HDLC के अंतर्गत आपको क्या देखने को मिल जाता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, तो उसी के अंतर्गत लेयर टेक्नोलॉजी हमको देखने को मिल जाती है। HDLC क्या है, इसके विभिन्न स्टेप्स को समझाना, जैसे आप कंप्लीट देखोगे तो HDLC के अंतर्गत बहुत सारी स्टेप्स देखने को मिल जाती है, ठीक है। प्लानिंग है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस है, या फिर हम बोल सकते हैं डिज़ाइन है, डेवलपमेंट है, टेस्टिंग, डीबगिंग, मेंटेनेंस, ये सारी प्रोसेस को आपको समझाना है। विभिन्न सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल जैसे कि लीनियर, सिक्वेंशियल, प्रोटोटाइप, RAD, ठीक है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, इन सभी को समझाना है। फिर एगाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या है, इसकी विशेषताओं को समझाइए। इंक्रीमेंटल और एवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल की तुलना कीजिए, ये आपको समझाना है। इसके बाद आपको रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या है और इसके सिद्धांत को समझाना है। रिक्वायरमेंट जो एलिक्लेशन है और इंफॉर्मेशन गैदरिंग है, इसकी टेक्निक्स क्या है, ये समझाना है। तो एक प्रकार से इंफॉर्मेशन गैदरिंग बोले तो ऑन साइट ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू है, क्वेश्चनरीज है, ठीक है, सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। इसके बाद है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जिसे SRS कहा जाता है, इसके विभिन्न लक्षणों को समझाइए। इसके बाद सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग के उद्देश्यों को समझाना है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट प्लानिंग में साइज ओरिएंटेड और फंक्शन ओरिएंटेड मैट्रिक्स क्या है, समझाइए। रिक्वायरमेंट एनालिसिस में वेरिफिकेशन और वैलिडेशन क्या है, इसको समझाना है। इसके बाद है डिज़ाइन प्रोसेस और इफेक्टिव मॉड्यूलर डिज़ाइन में के सिद्धांत को समझाना है। सिस्टम डिज़ाइन मॉडल जैसे आर्किटेक्चर, कंपोनेंट, डेटा, यूज़र इंटरफेस क्या है, इसको समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम पार्टिशनिंग, एब्स्ट्रैक्शन, कोहेसिवनेस, या फिर हम देखें तो कपलिंग है, इन सभी के सिद्धांत को समझाना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें टेस्टिंग के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच को समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोग्रामिंग इंफॉर्मेशन हाइडिंग और प्रोग्रामिंग स्टाइल क्या है, ये सब जो है आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस डिज़ाइन और इंटरफेस डिज़ाइन गाइडलाइन क्या है, इसको समझाना है। नेक्स्ट फोर्थ यूनिट में मिल जाता है आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस। इसमें मिल जाता है पहला क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के विभिन्न जो प्रकार है उसको समझाना है, जैसे कि वाइट बॉक्स है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है। इसके अलावा भी यूनिट टेस्टिंग है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो इसमें देखिए यूनिट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग अलग से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। सिस्टम टेस्टिंग क्या है, इनको समझाइए, या पूरा कंप्लीट एक ही दे देगा वो, या फिर जो है अलग अलग आपसे पूछ सकता है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में वेरिफिकेशन और वैलिडेशन टेक्निक को समझाइए। फिर उसके बाद अल्फ़ा और बीटा रिलीज़ क्या है, ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखने मिल जाती हैं, इनका महत्व को समझाना है। सॉफ्टवेयर क्वालिटी और क्वालिटी मॉडल्स, क्वालिटी एश्योरेंस को समझाना है। सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट में ISO स्टैंडर्ड और SEI जो CMM है, इसकी तुलना करना है। नेक्स्ट यूनिट मिल जाती है मेंटेनेंस, रीयूज़ और केस एनवायरनमेंट, जिसमें पहला क्वेश्चन मिल जाता है सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस की आवश्यकता और इसके प्रकार को समझाना है।
सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट SCM क्या है, इसका महत्व समझाइए। सॉफ्टवेयर रीयूज़ क्या है, इसके लाभ को समझाना है। रीयूज़ प्रोसेस क्लासिफिकेशन और कंपोनेंट रिट्राइवल को समझाना है। इसके साथ ही आपको सॉफ्टवेयर रीयूज़ की इकोनॉमिक्स यानी आर्थिकता को समझाना है। फिर उसके बाद केस एनवायरनमेंट और इसके आर्किटेक्चर को समझाना है। तो ये हो जाते हैं आपके IMP क्वेश्चन आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड। ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। अब थर्ड नंबर का जो सब्जेक्ट मिल जाता है MSc CS थर्ड, मतलब यहाँ जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है। तीसरे नंबर का जो सब्जेक्ट है जिसके अंतर्गत भी टोटल 5 यूनिट मिल जाती है। पहली यूनिट में इंट्रोडक्शन, प्रोसेस एंड थ्रेड मिल जाता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम की परिभाषा, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफाइन कीजिए और इसके जो विभिन्न कंपोनेंट्स है उसको समझाना है। फिर उसके बाद है विभिन्न प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम को उदाहरण से समझाना है। सिस्टम कॉल क्या होती है, इसके प्रकार को समझाना है। विभिन्न CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को उदाहरण से समझाना है। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस के स्टेटस या स्टेट्स हम बोल सकते हैं एक प्रकार से, शुरू होना, न्यू है, उसके बाद कंटिन्यू है, रनिंग है, या फिर टर्मिनेट होना, ये सारी चीज़ें। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक PCB क्या होता है, ये प्रोसेस का क्या हो जाता है, प्रोसेस का आधार कार्ड बोल सकते हैं PCB को। उसके बाद है थ्रेड क्या है, प्रोसेस का सबसे छोटा हिस्सा जो थ्रेड कहलाता है। प्रोसेस और थ्रेड में अंतर आपको बताना है। सेकेंड यूनिट में सिंक्रोनाइजेशन एंड डेडलॉक मिल जाता है, जिसमें आपको प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या है, क्रिटिकल सेक्शन जो प्रॉब्लम है वो क्या है, ये समझाना है। सेमाफोर क्या है, और इसके अलावा आपको उदाहरण सहित इसको समझाना है। सिंक्रोनाइजेशन की पारंपरिक समस्याओं का वर्णन करना है। डेडलॉक क्या है, इसके आवश्यक शर्तों की व्याख्या करना है। इसके अलावा डेडलॉक की रोकथाम यानी प्रिवेंशन और अवॉइडेंस, अवॉइड करना एक प्रकार से परिहार, और पहचान बोले तो डिटेक्शन तकनीकों को समझाना है। प्रिवेंशन, अवॉइडेंस और डिटेक्शन टेक्निक को समझाना है डेडलॉक की। फिर उसका डेडलॉक की रिकवरी मेथड जो है उसके विभिन्न तरीकों पर यहाँ पे बातचीत या चर्चा करना है, या समझाना है। नेक्स्ट यूनिट मिल जाती है स्टोरेज मैनेजमेंट, जो मेमोरी के अंतर्गत आ जाती है। तो इसमें मेन मेमोरी मैनेजमेंट की जो अवधारणा है या कॉन्सेप्ट को समझाना है। लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस स्पेस में आपको अंतर बताना है। पेजिंग और सेगमेंटेशन क्या है, इसको समझाना है। साथ ही वर्चुअल मेमोरी क्या है, डिमांड पेजिंग को समझाना है। उसके बाद है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम क्या है, इसको विस्तार से समझाना है। उसके बाद है थ्रेसिंग क्या है, इसे कैसे रोका जा सकता है, अवॉइड किया जा सकता है, यह समझाना है। फोर्थ यूनिट में मिल जाता है आपको स्टोरेज मैनेजमेंट, जो कि डिस्क एंड इनपुट आउटपुट सिस्टम देखने को मिल जाता है। पहला क्वेश्चन है डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को समझाना है, ठीक है, एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद है डिस्क मैनेजमेंट और स्वैप स्पेस में मैनेजमेंट में ये अंतर बताना है। उसके बाद है फाइल सिस्टम और इसकी जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है उसको समझाना है। इनपुट आउटपुट सब सिस्टम और इसके मुख्य जो एलिमेंट्स है, जो कंपोनेंट्स है, उसको समझाना है। कर्नल के इनपुट आउटपुट सब सिस्टम क्या है, ये समझाना है। डिस्क रिलायबिलिटी और स्टेबल स्टोरेज इम्प्लीमेंटेशन की अवधारणा को समझाना है। फिफ्थ यूनिट मिल जाती है केस स्टडी, मतलब जो भी हमने पढ़े उससे रिलेटेड केस स्टडी है, जो कि लाइनेक्स और विंडोज़ 2000 से मिलती जुलती यहाँ देखने को मिल जाती है। तो लाइनेक्स सिस्टम के आर्किटेक्चर, उसके कंपोनेंट्स को समझाना है, इसकी व्याख्या करना है। लाइनेक्स में प्रोसेस मैनेजमेंट का वर्णन करना है। लाइनेक्स में मेमोरी मैनेजमेंट क्या होती है उसको समझाना है। विंडोज़ 2000 के डिज़ाइन सिद्धांत, मतलब डिज़ाइन जो कॉन्सेप्ट है या प्रिंसिपल्स है, और उसके कंपोनेंट्स को विस्तार से समझाना है। फिर उसके बाद लाइनेक्स और विंडोज़ 2000 ऑपरेटिंग सिस्टम की तुलना करना है। और लाइनेक्स में कर्नल मॉड्यूल पर यहाँ पे चर्चा, यानी कि मॉड्यूल पर यहाँ पे विस्तार से इसको समझाना है। तो ये हो जाते हैं हमारे कौन से तीसरे नंबर का जो सब्जेक्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बात कर लेते हैं फोर्थ नंबर का सब्जेक्ट, जो कि जावा प्रोग्रामिंग देखने को मिल जाता है। इसमें भी 5 यूनिट, जिसमें पहली यूनिट मिल जाती है जावा के बेसिक्स और इसके फंडामेंटल्स। तो इसमें पहला क्वेश्चन है जावा के फीचर्स को समझाइए और इसके लाभ यानी एडवांटेजेस को समझाइए। फिर उसके बाद जावा वर्चुअल मशीन JVM क्या है, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में इसका जो है मुख्य योगदान क्या है, ये समझाना है। उसके बाद है एक एग्जाम्पल के साथ में जावा प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को समझाना है। जावा प्रोग्राम का कंप्लीट स्ट्रक्चर आपको समझाना है। जावा में प्रयुक्त विभिन्न डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स पर यहाँ पे चर्चा करना है। जावा में जो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है, जैसे कि इफ़ है, स्विच है, फॉर है, उसके अलावा आप देखोगे वाइल है, डू वाइल है, और भी बहुत कुछ, इनको समझाना है। जावा में कमांड लाइन आर्गुमेंट क्या होते हैं, एग्जाम्पल के साथ इसको समझाना है। नेक्स्ट यूनिट मिल जाती है क्लासेस से रिलेटेड, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड और उसके विभिन्न कॉन्सेप्ट्स। तो पहला क्वेश्चन है जावा में क्लास और ऑब्जेक्ट क्या है, सिंटैक्स और उदाहरण के साथ समझाना है।
जावा में इनहेरिटेंस जो सपोर्टेड होते हैं, इनहेरिटेंस सपोर्टेड जितने भी प्रकार के इनहेरिटेंस जावा में सपोर्ट किए जाते हैं, वो सारी चीज़ों को आपको समझाना है। जैसे कि सिंगल है, मल्टीपल है, मल्टी लेवल है, ठीक है, हाइब्रिड है, या फिर अलग अलग प्रकार से आप देख सकते हैं। मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग में क्या अंतर है वो समझाना आपको। कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं? कंस्ट्रक्टर मतलब हो जाता है क्लास के नाम से ही एक मेथड डिफाइन की जाती है, जिसे कॉल करने की ज़रूरत या इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो ये कहलाते हैं कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर क्या है, इसके विभिन्न प्रकार को समझाना है। उसके बाद जावा में फाइनल और एब्स्ट्रैक्ट और सुपर कीवर्ड क्या होते हैं, इनको समझाना है। जावा में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के विभिन्न फीचर्स को समझाना है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे तो आपको थर्ड यूनिट में एरेज देखने को मिल जाएगी, स्ट्रिंग देखने को मिल जाएगी, इंटरफेस है, एक्सेप्शन हैंडलिंग है, ये सारी चीज़ें। तो इसमें वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल एरे को एग्जांपल के साथ समझाना है। फिर उसके बाद आपको अंतर बताना है स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर क्लासेस के बीच में। नेक्स्ट है जावा में इंटरफेस क्या है, इसे कैसे अप्लाई या इम्प्लीमेंट किया जाता है। जावा में पैकेज क्या है, तो इसको एग्जांपल के साथ समझाना है। नेक्स्ट देखोगे तो जावा में एक्सेप्शन हैंडलिंग को ट्राई, कैच, थ्रो, इसके अलावा फाइनली इसके साथ समझाना है। तो ये एक प्रकार के सब कीवर्ड है जो कि एक्सेप्शन हैंडलिंग में सहयोग प्रदान करते हैं, मतलब अचानक आने वाली एरर को रोक लेते हैं, ठीक है, प्रोग्राम बंद होने नहीं देते हैं। इसके अलावा मल्टी थ्रेडिंग क्या है, थ्रेड के जो लाइफ साइकिल है उसको समझाना, जैसे प्रोसेस का लाइफ साइकिल था। फोर्थ यूनिट में मिल जाता है एप्लेट्स, जो कि वेब एप्लीकेशन देखने को मिल जाता है। AWT और स्विंग प्रोग्राम देखने को मिल जाता है, स्विंग प्रोग्रामिंग। तो पहला है क्वेश्चन, एप्लेट क्या है, एप्लेट के जो विभिन्न लाइफ साइकिल है उसको समझाइए। एप्लेट और एप्लीकेशन में आपको अंतर बताना है। जावा में इवेंट हैंडलिंग की अवधारणा या कॉन्सेप्ट को समझाना है। AWT और स्विंग क्या है, इन दोनों के बीच में अंतर बताना है। इसके अलावा जे बटन है, जे लेबल है, जे टेक्स्ट फील्ड है, जे कॉम्बो बॉक्स है, इन सभी स्विंग कंपोनेंट्स को समझाना। जैसे ये कंट्रोल्स होते हैं ना, जैसे हमारे VB.NET में कंट्रोल्स होते हैं, वैसे ये होते हैं। फिर उसके बाद AWT का उपयोग करते हुए एक साधारण GUI प्रोग्रामिंग कीजिए। साथ ही फिफ्थ यूनिट में मिल जाता है इनपुट आउटपुट डेटाबेस एंड J2EE जो सर्वलेट होते हैं, वो सारी चीज़ें। तो जावा में इनपुट आउटपुट स्ट्रीम की अवधारणा और उसके प्रकार को समझाइए। वाइट स्ट्रीम और कैरेक्टर स्ट्रीम में अंतर बताना आपको। और JDBC जो जावा डेटाबेस है, डेटाबेस कनेक्टिविटी, वो देखने को मिल जाता है, इसके आर्किटेक्चर और इसके ड्राइवर को समझाइए। JDBC जो है उसका उपयोग करके जावा एप्लीकेशन को डेटाबेस से जोड़ने के स्टेप्स लिखिए। इसके साथ ही सर्वलेट क्या है, इसका लाइफ साइकिल समझाइए, जीवन चक्र। एप्लेट और सर्वलेट में अंतर बताना है। तो ये हो जाते हैं आपके जावा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। अब मिल जाता है फिफ्थ नंबर का सब्जेक्ट, और फिफ्थ नंबर के सब्जेक्ट में आपको कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे A नंबर में मिलेगा आपको, इनमें से कोई एक आपको लेना है। तो इसमें मल्टीमीडिया मिल जाता है पहले, उसके बाद आपको और बहुत सारी चीज़ें लाइनेक्स मिल जाएंगे या अलग अलग प्रकार के। तो एक नज़र देख लेते हैं हम मल्टीमीडिया में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यूनिट नंबर फर्स्ट के अंतर्गत इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया एंड टेक्स्ट, तो जो BCA का थर्ड सेमेस्टर का मल्टीमीडिया एनिमेशन है, उसी से मिलता जुलता ये सब्जेक्ट आपको मिल जाता है। पहला क्वेश्चन है मल्टीमीडिया को डिफाइन कीजिए और इसके एलिमेंट्स और इसके उपयोग के क्षेत्र को समझाना, कहाँ कहाँ मल्टीमीडिया का उपयोग होता है, मल्टीमीडिया के विभिन्न एलिमेंट कौन कौन से हैं। इसके अलावा ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग OLE की अवधारणा को समझाइए। प्लेन टेक्स्ट, फॉर्मेटेड टेक्स्ट क्या होते हैं, दोनों में अंतर बताना है। RTF और HTML टेक्स्ट क्या होते हैं, इनमें आपको अंतर बताना है। फिर पावर पॉइंट का उपयोग करते हुए एक मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, उसकी स्टेप्स लिखिए, ठीक है। इसके अलावा सेकेंड यूनिट में साउंड एंड इमेज मिल जाता है, जिसमें मल्टीमीडिया में साउंड के विभिन्न जो गुण हैं उसको समझाइए। उसके बाद विभिन्न फॉर्मेट्स, जैसे कि MIDI क्या होता है, MP3 क्या होता है, वेव क्या होता है, इन सभी की विशेषताओं को समझाना है। फिर इमेज के बारे में पूछा गया है, ग्राफिक्स के बारे में वेक्टर और रास्टर ग्राफिक्स को उदाहरण के साथ समझाना है। मल्टीमीडिया का उपयोग करते या मल्टीमीडिया में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न कलर मॉडल, जैसे CMYK के RGB को समझाना है। इसके अलावा इमेज फाइल फॉर्मेट, जैसे BMP है, GIF है, TIF, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, उनकी कुछ लिमिट्स है, इनको समझाइए। लिमिट्स बोले तो लिमिटेशंस या सीमाओं को समझाना है। ऑडासिटी और साउंड फोर्ज का उपयोग करके साउंड को रिकॉर्ड करिए और एडिट करने की प्रक्रिया को समझाइए। फिर उसके बाद है वीडियो टेक्नोलॉजी। वीडियो टेक्नोलॉजी में आपको एनालॉग और डिजिटल वीडियो में अंतर बताना है। फिर विभिन्न स्टैंडर्ड है जो वीडियो बनाने और प्ले करने के होते हैं, जैसे NTSC, PAL है, उसके बाद HDTV है, इनको जो है आपको समझाना है। उसके बाद वीडियो कंप्रेशन टेक्निक क्या होती है, विभिन्न कंप्रेशन टेक्निक को समझाइए।
वीडियो फाइल फॉर्मेट जैसे AVI है, MPEG है, MOV है, ठीक है। उसके बाद आपको अलग अलग प्रकार के और देखने को मिल जाते हैं, तो इन सभी को समझाना है। एडोब प्रीमियर प्रो का उपयोग करके वीडियो कैप्चरिंग और एडिटिंग की प्रक्रिया को समझाइए। बेसिक वीडियो एडिटिंग प्रोसेस को समझाना है। मूवी मेकिंग और वीडियो एडिटिंग के सामान्य टूल कौन कौन से होते हैं वो आपको समझाना है। फिर उसके बाद आपको 4th यूनिट में मिल जाता है एनिमेशन एंड ऑथरिंग टूल। तो एनिमेशन क्या है, एनिमेशन के विभिन्न प्रिंसिपल्स या सिद्धांतों को समझाइए। एनिमेशन के विभिन्न प्रकार और उनके उपयोग को समझाइए। उसके बाद रेजोल्यूशन क्या है, पिक्सल डेप्थ है, इसके अलावा इमेज साइज़ है, क्वालिटी है, स्टोरेज पर इसका क्या प्रभाव पड़ जाता है, ये सारी चीज़ें आपको समझाना है। मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल क्या है, इसके प्रकार को समझाइए। CD DVD पर आधारित, वेब आधारित या CD DVD पर आधारित और वेब आधारित जो ऑथरिंग टूल होते हैं उन दोनों में आपको अंतर बताना है। विभिन्न एलिमेंट का उपयोग करते हुए या कंपोनेंट्स का उपयोग करते हुए एक मल्टीमीडिया पैकेज कैसे बनाया जाता है, जैसे कि एडोब फोटोशॉप है, प्रीमियर प्रो है, आफ्टर इफेक्ट है, इन सभी या ऑडासिटी है साउंड एडिट करने के लिए, इन सभी का उपयोग करते हुए एक मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट बनाने के स्टेप्स आपको समझाना है। उसके बाद है यूनिट नंबर 5, जो कि वर्चुअल रियलिटी VR से रिलेटेड है। तो वर्चुअल रियलिटी क्या है, इसके विभिन्न एप्लीकेशंस को समझाइए। वर्चुअल रियलिटी में प्रयुक्त होने वाली विभिन्न टर्मिनोलॉजी या फिर जो शब्दावली उसको समझाइए। HMD, बूम है, केव है, VR हार्डवेयर जो डिवाइसेस होती है इनको समझाना है। इमर्सिव और शेयर्ड वर्चुअल रियलिटी में आपको अंतर बताना है। ऑगमेंटेड रियलिटी और मिक्स्ड रियलिटी में अंतर बताना है, इसको समझाइए। VR सिस्टम, इनपुट डिवाइसेस और सेंसरी टेक्निक क्या है, इसकी भूमिका पर चर्चा कीजिए। उसके बाद मिल जाता है नेक्स्ट जो ऑप्शन है। A नंबर में हमने देखे मल्टीमीडिया एप्लीकेशन, B नंबर में अगर आप A नंबर नहीं लेते तो B ले सकते हैं, जैसे डेटा वेयर हाउसिंग एंड माइनिंग। तो आपका सब्जेक्ट अगर डेटा वेयर हाउसिंग एंड माइनिंग है तो ये क्वेश्चन आपके लिए काम के है। जैसे पहली यूनिट है बिजनेस इंटेलिजेंस एंड डेटा माइनिंग बेसिक्स। तो बिजनेस इंटेलिजेंस VI क्या है, आधुनिक संगठनों में इसका क्या उपयोग है। TBMS और डेटा वेयर हाउस के बीच में अंतर बताना है। डेटा माइनिंग क्या है, इसके वास्तविक जीवन में जो है क्या उपयोग है। नॉलेज रिकवरी इन डेटाबेस KDD, इस प्रकार की जो अवधारणा उसको समझाना है। डेटा प्री प्रोसेसिंग क्या है, डेटा क्लीनिंग और ट्रांसफॉर्मेशन, ये इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। डेटा मार्ट, डेटा मेटा डेटा, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सेकेंड यूनिट में मिल जाता है आपको डेटा वेयर हाउसिंग और OLAP बोले तो ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे डेटा वेयर हाउसिंग की जो आर्किटेक्चर है उसको समझाइए और इसकी प्रोसेस को समझाइए। OLTP मतलब एक प्रकार से आप देखोगे तो आपको OLTP और OLAP मतलब OLAP जो है इसके बीच में अंतर बताना है। ऐसे ही आपको डेटा क्यूब क्या है, ड्रिल डाउन, रोल अप, स्लाइस और डाइस ऑपरेशन को समझाना है। ऐसे OLAP के विभिन्न प्रकार, रोलैप और मोलैप को उदाहरण से समझाना है, मतलब रिलेशनल OLAP और मल्टी डायमेंशनल OLAP, ठीक है। और एक और होता है HOLAP, बोले तो हाइब्रिड OLAP होता है, तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं। स्टार स्कीमा और जो आपका स्नोफ्लैक है स्कीमा है, और फैक्ट का एक प्रकार से देखेंगे तो आपको फैक्ट कंसोलिडेशन देखने को मिल जाता है, तो इसको समझाना है। इसके बाद डैशबोर्ड और इस स्कोर कार्ड क्या होते हैं, वाई रिपोर्टिंग में इसकी भूमिका को समझाना है। साथ ही क्लासिफिकेशन रूल माइनिंग क्या है, उदाहरण से समझाइए। सिंगल डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल एसोसिएशन रूल को समझाना है। एसोसिएशन रूल माइनिंग के लिए एप्रियरी एल्गोरिदम को समझाना है। FE ग्रोथ एल्गोरिदम क्या है, एप्रियरी की तुलना में इसके क्या लाभ हो सकते हैं। फिर उसके बाद रूल बेस्ड क्लासिफिकेशन क्या है, उपयुक्त उदाहरण के साथ इसको समझाना है। एसोसिएशन रूल माइनिंग के व्यापारिक अनुप्रयोगों को या बिजनेस जो एक प्रकार से एप्लीकेशन है उसको समझाना है। साथ ही एडवांस डेटा माइनिंग टेक्निक के अंतर्गत आपको मिल जाता है क्लासिफिकेशन या फिर जो आपका मतलब एक प्रकार से क्लासिफिकेशन के लिए डिसीजन ट्री इंडेक्शन विधि को समझाना है। वाइसन क्लासिफिकेशन को उदाहरण से समझाइए। डेटा माइनिंग में न्यूरल नेटवर्क की क्या भूमिका है। सपोर्ट वेक्टर मशीन जो SVM है ये क्या है, इसका जो कार्य विधि है प्रोसेस को समझाना है। क्लस्टरिंग की विभिन्न विधियाँ जैसे पार्टीशनिंग है, हायरार्चिकल है और डेंसिटी बेस्ड जो है उसको समझाइए। आउटलेयर डिटेक्शन टेक्निक क्या है, इसका महत्व समझाइए। फिर उसके बाद एप्लीकेशंस एंड टूल इन BI एंड DM, डेटा माइनिंग जिसे हम बोल देते हैं। तो यहाँ पे आपको डेटा माइनिंग के विभिन्न एप्लीकेशन, मार्केट बास्केट एनालिसिस और फ्रॉड डिटेक्शन को समझाइए। इसके अलावा है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो CRM कहलाता है, इसको समझाइए। डेटा माइनिंग में इसका उपयोग कैसे किया जाता है। फिर उसके बाद वेब माइनिंग क्या है, ई कॉमर्स में इसका महत्व को समझाना है। BI टूल क्या है,
तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई, टेबल्यू और जो आपका क्विक व्यू है उसको संक्षिप्त यहाँ पे समझाना है। कुछ प्रसिद्ध डेटा माइनिंग टूल जैसे वेका है, इसके अलावा रैपिड माइनर और ऑरेंज, इस पर चर्चा कीजिए। डेटा माइनिंग में एथिकल मुद्दे क्या है इसको समझाइए। फिर उसके बाद मिल जाता है नेक्स्ट सब्जेक्ट आपको सी नंबर का, जो ऑप्शन में है, मतलब ये सब ऑप्शन में इनमें से कोई एक रहेगा जो 5th नंबर के सब्जेक्ट है। तो इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग मिल जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग के अंतर्गत इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग। पहला क्वेश्चन है क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, इसकी मुख्य विशेषताओं को समझाइए। क्लाउड कंप्यूटिंग के विकास को समझाइए। उसके बाद विभिन्न क्लाउड सर्विस मॉडल जैसे IaaS है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड है, प्लेटफॉर्म बेस्ड है, सॉफ्टवेयर बेस्ड है, इसको उदाहरण सहित समझाना है। क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल क्या है, पब्लिक, प्राइवेट और हाइब्रिड को समझाइए। उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग के विभिन्न लाभ और चुनौतियों को समझाना है। वर्चुअलाइजेशन क्या है, इसके प्रकार और क्लाउड कंप्यूटिंग में इसकी भूमिका को समझाना है। सेकेंड यूनिट है क्लाउड आर्किटेक्चर एंड सर्विसेज, तो क्लाउड रेफरेंस आर्किटेक्चर और इसके विभिन्न कंपोनेंट को समझाइए। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के मुख्य कंपोनेंट को समझाइए। क्लाउड कंप्यूटिंग में रिसोर्स पोलिंग और एलास्टिसी जो है एक प्रकार से इसकी अवधारणा को समझाना है। सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर जिसे SOA कहा जाता है, इसको समझाइए। क्लाउड में इसकी क्या भूमिका है। क्लाउड स्टोरेज सिस्टम क्या है और इनका महत्व को समझाइए। क्लाउड कंप्यूटिंग में लोड बैलेंसिंग और ऑटो स्केलिंग क्या है, इसको समझाना है। इसके अलावा नेक्स्ट आपको देखने को मिल जाता है थर्ड यूनिट क्लाउड सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट। तो इसमें पहला क्वेश्चन है क्लाउड कंप्यूटिंग में प्रमुख है जो सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी चैलेंजेस होते हैं, इसको समझाना है। डेटा प्राइवेसी क्या है, क्लाउड में डेटा प्रोटेक्शन कैसे किया जाता है। क्लाउड सिक्योरिटी में आइडेंटिटी एंड जो एक्सेस मैनेजमेंट है इसको समझाना है। क्लाउड में एनक्रिप्शन टेक्निक क्या है, उदाहरण से समझाना है। क्लाउड गवर्नेंस और सर्विस लेवल एग्रीमेंट क्या होता है उसको समझाना है। क्लाउड में डिज़ास्टर रिकवरी और बिजनेस जो कंटिन्यूटी है उसको समझाना है। उसके बाद है क्लाउड प्लेटफॉर्म एंड टूल्स फोर्थ यूनिट में। प्रमुख क्लाउड प्लेटफॉर्म जैसे AWS है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है, इसके बाद आपको मिल जाता है गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, इन सभी की तुलना करना है। फिर उसके बाद मिल जाता है आपको AWS, EC2 और S3, इन सभी सर्विसेज के बीच में अंतर समझाना या सेवाओं को समझाना है। एज्योर वर्चुअल मशीन और ब्लॉब स्टोरेज क्या होती है। फिर GCP जो कंप्यूट है इंजन है और क्लाउड स्टोरेज, इसको समझाना है। उसके बाद है आपको कंटेनराइजेशन और क्या है, इसको डॉकर्स को समझाना है और क्लाउड में इसका क्या उपयोग है। क्लाउड ऑटोमेशन टूल जैसे कि टेराफॉर्म एक प्रकार से एंसिबल है और कुबरनेट है, इसको समझाना है। नेक्स्ट फिफ्थ यूनिट में मिल जाता है आपको एप्लीकेशंस एंड फ्यूचर ट्रेंड, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग में जो अनुप्रयोग है, एप्लीकेशंस है, गवर्नेंस है, हेल्थ केयर है, एजुकेशन है और बैंकिंग में इसका क्या उपयोग है वो समझाना। बिग डेटा और क्लाउड कंप्यूटिंग के बीच में रिलेशन बताइए। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ इसका कैसे इंटीग्रेशन किया जा सकता है। एज कंप्यूटिंग और फोक कंप्यूटिंग क्या है, इसकी तुलना कीजिए। सर्वरलेस कंप्यूटिंग क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। ग्रीन क्लाउड कंप्यूटिंग और भविष्य के जो एक प्रकार से रिसर्च है उन ट्रेंड पर चर्चा कीजिए। उसके बाद आपको मिल जाता है फिफ्थ नंबर का सब्जेक्ट, जो भी ऑप्शन है मतलब कोई एक रहेगा, तो इसमें मिल जाता है लाइनेक्स सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें पहली यूनिट मिल जाती है क्या, लाइनेक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन जो फंडामेंटल्स है उसके बारे में। तो इसमें मिल जाता है आपको लाइनेक्स को इंस्टॉल करने की प्रोसेस समझाइए। लाइनेक्स में विभिन्न स्टार्टअप और शटडाउन की प्रक्रिया को समझाइए। उसके बाद आपको मिल जाता है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की भूमिका और जो जिम्मेदारी उसको समझाना है। लाइनेक्स में कॉन्फ़िगरेशन और लॉग फाइल क्या होती है, उदाहरण के साथ समझाइए। उसके बाद आपको मिल जाता है सेल प्रोग्रामिंग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 2 सरल सेल प्रोग्राम भी लिखना है यहाँ पे। लाइनेक्स एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा उपयोग किए जाने वाले सामान्य जो एक प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है या प्रशासनिक कार्य है कौन कौन से हो सकते हैं। सेकेंड यूनिट में मिल जाता है यूज़र मिल जाता है, ग्रुप मिल जाता है एंड सिस्टम मैनेजमेंट जो बेसिक नेटवर्किंग एडमिनिस्ट्रेशन उसके अंतर्गत। तो लिनक्स में यूज़र अकाउंट कैसे मैनेज किए जाते हैं, उनको जोड़ने, उनको हटाने और चेंज करने के लिए कमांड लिखिए। लाइनेक्स में सुरक्षा और परमिशन को उदाहरण सहित समझाइए। सुरक्षा बोले तो सिक्योरिटी और परमिशन को उदाहरण सहित समझाना है बेसिक रूप से। पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्या अंतर है। IP कॉन्फ़िग, नेट स्टेट और नेट कॉन्फ़िग कमांड का उपयोग समझाइए। लाइनेक्स में ईथरनेट लैन सेटअप करने की प्रक्रिया को समझाइए। लाइनेक्स में फाइल सिस्टम बनाने और माउंट करने की प्रक्रिया को समझाइए।
लाइनेक्स में मेल सर्वर और को इंस्टॉल मतलब मेल सर्वर को इंस्टॉल करने और कॉन्फ़िगर करने की प्रक्रिया को समझाना है। रिमोट एक्सेस क्या है? लाइनेक्स में रिमोट एक्सेस कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है? लाइनेक्स सिस्टम में रिमोट लॉगिन मतलब SSH के लाभ को समझाना है। लाइनेक्स में उपलब्ध विभिन्न मेल सर्वर को या मेल सर्वर के प्रकार को समझाइए। लाइनेक्स में मेल सर्वर को सुरक्षित या सिक्योर करने के स्टेप्स को समझाइए। उसके बाद आपको मिल जाता है 4th यूनिट में इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सर्वर्स। लाइनेक्स में DHCP सर्वर की इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन प्रक्रिया को समझाना है। फिर उसके बाद DNS FTP अपाचे वेब सर्वर पर संक्षिप्त नोट लिखना है। सांबा सर्वर का उपयोग लाइनेक्स और विंडोज़ के बीच में फ़ाइल शेयर करने के लिए कैसे किया जाता है। लाइनेक्स में NFS यानी नेटवर्क फाइल सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन को समझाना है। VNC सर्वर क्या है, लाइनेक्स सिस्टम में इसका उपयोग को समझाना है। फिर वेबसाइट होस्टिंग में अपाचे वेब सर्वर का महत्व समझाना है। उसके बाद आपको मिल जाता है यूनिट नंबर 5th, जिसके अंतर्गत डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन मिल जाता है। MySQL डेटाबेस बनाने मैनेज करने के लिए उपयोग की जाने वाली कमांड को समझाना है। MySQL में डेटाबेस यूज़र और उनकी एक्सेस राइट को कैसे मैनेज किया जाता है। MySQL डेटाबेस बैकअप बनाने और रिस्टोर करने के चरण को स्टेप्स को समझाना है। लाइनेक्स में MySQL डेटाबेस कॉन्फ़िगर करने की प्रक्रिया को समझाना है। लाइनेक्स एनवायरनमेंट में MySQL का उपयोग करने के लिए क्या क्या फ़ायदे होते हैं ये समझाना है। MySQL डेटाबेस मैनेजमेंट में सामान्य एडमिनिस्ट्रेटिव जो टास्क है उन पर चर्चा करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे हमने बात करें टोटल मिलाकर 5 सब्जेक्ट, यानी कि 5वें नंबर में आपको कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं 4-5, तो उनमें से कोई एक रहेगा, बाकी ऊपर के जो 4 सब्जेक्ट वो कंपलसरी रहेंगे। तो हर एक सब्जेक्ट के अंतर्गत हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, मतलब क्वेश्चन जो IMP क्वेश्चन बताए हैं, उन IMP क्वेश्चन में से ही लगभग आपका जो क्वेश्चन है वो बनने वाला है मेन एग्जाम में। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, और किसी भी प्रकार का कोई हेल्प है, कोई चीज़ें चाहिए आपको, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।